नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने खरीफ मक्का की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है। लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो आप मक्का की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ अनुश्री मथुरिया से। आज हम मक्का की फसल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी किसानों की फसल जो है 30 से 50 दिन की हो गई होगी। सबसे पहले हम खरपतवार नियंत्रण की अगर हम चर्चा करें तो इसमें हम तो पहले 10 से 15 दिन की जब फसल हो जाती है तब हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं हाथ के द्वारा, कुदाली चलाकर, खुरपा के द्वारा करते हैं। और दूसरी बार जब 30 से 50 या 35 दिन की जब फसल हो जाती है तभी भी खरपतवार का प्रकोप रहता है खेत में, तो हम खुरपी की सहायता से निकालते हैं और कभी-कभी यांत्रिक विधियों के द्वारा भी हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं। किसान भाइयों, मक्का की फसल में उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो खड़ी फसल में यूरिया का पहला छिड़काव 20 से 25 दिनों पर, दूसरा छिड़काव 40 से 55 दिनों पर, तीसरा छिड़काव 65 से 70 दिनों पर और चौथा छिड़काव फसल में मंजर आते समय करें ताकि फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, अब हम सिंचाई प्रबंधन विषय पर चर्चा करेंगे। मक्के की फसल में लगभग हम देखें तो कहीं कहीं जो है वो बहुत अधिक बारिश होती है और कहीं सूखा क्षेत्र हो जाता है। तो जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर खेत में कहीं पर पानी भर जाता है, तो जल निकास व्यवस्था हमें देखनी चाहिए। और इसके लिए हम चाहें तो जो मक्का की फसल है उसे हम अगर मेड़ बनाकर बुआई की जाए तो बहुत ही अच्छा उपाय है ये, जो कि जल निकास से हमें छुटकारा दिखाता है। और जहाँ पर अगर सूखा क्षेत्र है तो वहाँ पर लगभग एक तो बुआई के 10-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। फिर जब पत्तियां आने लग जाती हैं तब सिंचाई करना चाहिए। समय समय पर सिंचाई करना चाहिए। मक्का की फसल में इस समय कुछ कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिसके कारण फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप किस तरह से करें इन कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कीट लगता है वो लगभग आर्मी फॉलवर्म कीट है, जो कि अभी मतलब कुछ फसलों में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और ये इसके द्वारा उपज में अधिकतर कमी देखी जा रही है। ये क्या होता है कि जो कोमल पत्तियां रहती हैं उसके अंदर घुस करके और कोमल पत्तियों को खाता है और उसके द्वारा ही ये तने के भीतर तक घुसकर पूरी पत्तियों को तथा तने को खाने लग जाता है। इसके नियंत्रण के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए नीम तेल और जो निम्बोली का तेल जो रहता है उस तेल को भी हम बनाकर इसमें उपयोग कर सकते हैं। यांत्रिक विधियों में देखें तो हम इसके द्वारा फेरोमोन ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम रात्रि में लगाते हैं। प्रकाश प्रपंच का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम रासायनिक विधि के द्वारा देखा जाए तो हम इसमें एमामेक्टिन बेंजोएट का 0.5 ग्राम दवा का यूज़ प्रति लीटर पानी में घोलकर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो दूसरे कीट जो आते हैं वो रस चूसक कीट होते हैं, जिनमें माहू, जैसेड और जो रस चूसने वाले कीट होते हैं वो सभी प्रकार के कीट आते हैं। पत्तियों पर चिपककर, पत्तियों के तनों पर चिपककर पत्तियों का रस चूस लेते हैं और जिससे कि फसल को भारी मात्रा में नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए हम देखें तो इमिडाक्लोप्रिड 3 ml दवा का उपयोग प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं और कामना करती हूँ।
सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अच्छी फसल उगाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। हमारे राज्य के बहुत से किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में एक तो इनके आहार के लिए भरपूर पराग की उपलब्धता नहीं होती, वहीं दूसरी तरफ बरसात के कारण कीट व्याधियों का प्रकोप भी अधिक रहता है। तो मौन पालक भाई किस तरह से करें मधुमक्खियों एवं मधुबाक्सों की देखरेख, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक सिंह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जो है वर्षा ऋतु का समय है और वर्षा ऋतु का समय मधुमक्खी पालन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और देख रेख करने वाला समय होता है। तो इस ऋतु में हम किस प्रकार से अपने मधुमक्खी पालन को बढ़ाएं और किस प्रकार से हम अधिक से अधिक लाभ लें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है जो वर्षा ऋतु में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम ध्यान दें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और यदि आपने इस समय मधु बक्सों के रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही की तो मधुमक्खियां बॉक्स छोड़कर भागने लगेंगी तथा आपको कम शहद की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने मधु बक्सों का प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। तो इसमें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जब बरसात का जो समय होता है तो जब हम मधुमक्खी की जो हमारा मोनालय होता है, जो मधुमक्खी की हमारी जो कॉलोनियाँ होती हैं, उनको हम किस प्रकार से अरेंज करें, किस प्रकार से हम रखें, ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो स्थान जो है साफ़ सुथरा हो और जो है थोड़ा सा वो स्थान ऐसा हो जिसमें पानी वगैरह ना भरे, क्योंकि अगर जो है स्थान नीचा है और अगर वहाँ पर पानी जमा होता है तो वो जो पानी है वो मधुमक्खी की जो हमारी पेटियां हैं उनमें अंदर जा सकता है और उससे हमारी जो है मधुमक्खियों को नुकसान हो सकता है। दूसरा, जो बारिश का जो पानी है या जब बरसात होती है तो उसकी बौछारें जो है मधुमक्खी की पेटी में डायरेक्ट जो है अंदर नहीं जाना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मधुमक्खी की पेटी में डायरेक्ट जो है बरसात की जो पानी है या बौछारें अंदर जाएगी तो उसमें नमी अधिक होगी और उससे कई प्रकार की समस्याएं मधुमक्खी के सामने आएंगी। जो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारी मधुमक्खी की जो पेटियाँ हैं उनका जो प्रवेश करने का जो द्वार होता है वो हिस्सा थोड़ा नीचा करके और पीछे की तरफ से उसको उठा के रखना चाहिए, जिससे कि अगर बौछार का पानी उसमें जा रहा है तो वो पानी वापस जो है बाहर निकल जाए। तो ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो मधुमक्खी की जो पेटियां हैं या जो हमारे बॉक्स हैं उसमें किसी प्रकार की गंदगी न रहे, क्योंकि अगर इस समय जैसे अगर उसमें गंदगी होती है और आर्द्रता ज़्यादा है तो उसमें जो रखा हुआ जो शहद है और जो उसमें जो पराग है उसमें जो है सड़न पैदा हो सकती है और इससे कई प्रकार की समस्याएं या बीमारियां जो है उस मधुमक्खी कॉलोनी में हो सकती हैं। तो हमें समय समय पर हमें मधुमक्खी की पेटियों की निगरानी करते हुए और हर 15 दिन के अंतराल पर जो हमारी मधुमक्खी की जो बॉक्स हैं उनकी साफ़ सफाई करना चाहिए। उसमें जिसमें उसका जो तलपट है उसको बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए, जिससे उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहेगी तो आगे बीमारी फैलने की जो संभावना है वो भी हमारी कम हो जाएगी। इस समय फूलों की उपलब्धता कम होने के कारण मधुमक्खियों को पराग एकत्रित करने में परेशानी होती है, इसलिए मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता होती है। तो आप किस तरह से दें मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार, आइए जानते हैं। दूसरा, हमें यह भी आवश्यकता अनुसार ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर बरसात के मौसम में अगर भोजन की अगर कमी है तो हमें जो है जो कृत्रिम भोजन है वो भी उपलब्ध कराना चाहिए। उसके लिए हम जो है शक्कर की चाशनी का घोल बनाकर हम मधुमक्खी की पेटियों में आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। इसका जो अनुपात है 1/10 होना चाहिए, 1 भाग चीनी और 10 भाग पानी। इसको हम बनाकर गिलासों में रख दें और उसके अंदर जो लकड़ी के टुकड़े डाल दें, जिससे उस पर बैठकर मधुमक्खी जो है अपना भोजन ले सके, जिससे कि उसकी जो है उधर पूर्ति हो सके और साथ ही साथ जो ब्रूड डेवलपमेंट जो हो रहा है वो भी हमारा जो है अनुकूल चलता रहे। जो बरसात के सीजन में कई प्रकार की ऐसी समस्याएं मधुमक्खी की पालन में आती हैं, जैसे
कि जो दूषित भोजन होता है या दूषित पानी होता है उससे कुछ बीमारियां इस समय हो जाती हैं। जैसे इसमें आपका जो है नौशीमा है, तो जो नौशीमा जो बीमारी है इस बीमारी के लिए हम ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके जो दूषित जो भोजन है या दूषित पानी है ये वहाँ पर ना हो। इसके लिए हमें जो है स्वच्छ पानी की व्यवस्था पेटियों के पास में या पेटी के अंदर हमें करना चाहिए, जिससे कि जो दूषित जो भोजन है वो या दूषित जो पानी है उसके माध्यम से ये बीमारी उसमें ना हो। मोन पालक भाइयों, बरसात के समय कुछ कीटों द्वारा भी मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके कारण मधु बक्सों में मधुमक्खियों की कमी हो जाती है और शहद उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आप इन कीटों से मधुमक्खियों को कैसे बचाएं? आइए जानते हैं। कि बरसात के सीजन में सबसे ज़्यादा जो परेशानी पैदा करता है वो होता है चींटा, क्योंकि ये जो चींटे जो होते हैं वो जो हमारी मधुमक्खी की पेटियां जो रखी हुई हैं उनमें जो है चढ़ते हैं और जो वहाँ अंदर जाकर जो मधुरस होता है उसको जो है नुकसान पहुँचाते हैं, साथ ही साथ जो ब्रूड है उसको भी क्षति करते हैं। तो ये इस सीज़न में निरंतर हमें निगरानी रखना चाहिए चींटों की, और चींटे हमारी मधुमक्खी की कॉलोनी के पास नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम जो है जो हमारे जो जैसे जहाँ से चींटे पैदा हो रहे हैं या जो चींटों के आवागमन का जो मार्ग है वहाँ पर हम कीटनाशक दवा का उपयोग करके हम जो है उनकी रोकथाम कर सकते हैं। अगर ये चींटे मधुमक्खी की पेटियों में हो रहे हैं तो उन मधुमक्खी की पेटियों की हम साफ़ सफाई करें और इन चींटों को जो है हम अपनी कॉलोनी से दूर करें। जो हमारे मधुमक्खी पालक हैं जो इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनसे मेरा यही जो है आग्रह है कि मौसम को देखते हुए हमें उसका प्रबंधन करना अति आवश्यक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली तथा मौसम केंद्र भोपाल के सहयोग से इंदौर, नीमच, बुरहानपुर, झाबुआ और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। किसानों को सलाह है कि जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा से जल भराव की स्थिति बनी हुई है, सोयाबीन की फसल में होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र जल निकासी की व्यवस्था करें। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में पीला मोज़ेक वायरस जनित बीमारी का प्रकोप प्रारंभ होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसकी रोकथाम की सलाह है कि फसल पर लक्षण दिखाई देते ही वायरस से ग्रसित पौधों को अपने खेतों से निकाल दें। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि ऐसे खेत में सफेद मक्खी, जो कि इस वायरस को स्वस्थ पौधों में फैलाने का कार्य करती है, की नियंत्रण के लिए पहले से मिश्रित संपर्क रसायन बीटा साइफ्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड की 350 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस दवा से सफेद मक्खी के साथ साथ पत्ती खाने वाले कीटों का भी एक साथ नियंत्रण हो जाएगा। कुछ क्षेत्रों में लगातार हो रही रिमझिम वर्षा की स्थिति में पत्ती खाने वाली इल्लियों द्वारा पत्तियों के साथ साथ फलियों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे अफलन जैसी समस्या होने की संभावना है। अतः कृषकों को सलाह है कि पत्तियां खाने वाली इल्लियों के नियंत्रण हेतु संपर्क कीटनाशक इंडोक्साकार्ब की 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल को नुकसान करने वाले गैडल बिटल, चने की इल्ली के नियंत्रण हेतु अनुशंसित कीटनाशकों का फसल पर छिड़काव करते रहें। खरीफ प्याज, बैंगन, टमाटर, मिर्च की नर्सरी लगाएं। खेत में बतर आने के बाद पौधों की रोपाई करें। फलों जैसे आम, नींबू और अमरूद के नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबंध करके इनकी रोपाई अति शीघ्र करें। पशुओं को साफ एवं ताज़ा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ हरा चारा भी दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का प्रयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करते रहें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर
फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर तथा साफ एवं ताजा पानी जरूर दें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपाय जरूर अपनाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खजूरी, जिला सतना के मनोहर लाल ने। आपने पशुओं को अखाद्य पदार्थ खाने से बचाने के उपायों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं किसान भाइयों को पशुओं में होने वाले रोग पाइका के बारे में बताना चाहता हूँ। पाइका रोग क्या है? पाइका रोग भैंस गायों में एक ऐसा रोग है, इस रोग का नाम से ही मालूम पड़ता है कि पाइका इट मीन्स जो एक खाद्य वस्तुएं खाने लग जाती है, उस रोग को हम साइंटिफिक में बोलते हैं पाइका रोग। पाइका रोग एक ऐसा रोग है जिसमें पशु जैसे कागज के गत्ते खाने लग जाती है, ईंट है, मिट्टी है, ये सब खाने लग जाती है। पशुओं में होने वाली एक गंभीर समस्या है पाइका। इससे ग्रस्त पशु पॉलीथीन, मिट्टी, पत्थर, कपड़ा, चमड़ा, ऊन, बाल, हड्डियां, धातु, कागज या खिलौना आदि खाता है। बार बार पशु दीवार भी चाटता है। इस रोग से ग्रस्त पशु दूध कम देता है, साथ ही धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, जिससे डेयरी घाटे में जाने लगती है। तो सबसे पहले जानते हैं यह रोग पशुओं में किन किन कारणों से होता है और ये होता क्यों है। इसकी वजह कई है। एक तो फास्फोरस जो मिनरल्स आता है तत्व, उसकी कमी से अधिकांशतः ये होता है। मुख्य कारण यही फास्फोरस है जिसकी वजह से पाइका रोग होता है। पाइका रोग पशुओं में बहुत ही नुकसानदायक है। इससे पशु मिट्टी को खाने लग जाते, ईंटें खाने लग जाते। ये देख के समझना चाहिए कि ये पाइका रोग है। और पाइका रोग का कारण एक दूसरा और भी है, वो है डीवर्मिंग। डीवर्मिंग का मतलब है कि पशुओं में जो आंतों में, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उस वजह से भी पाइका रोग हो जाता है। पशुओं में पाइका रोग पशु के शरीर में फास्फोरस, विटामिन बी की कमी, खनिज लवणों की कमी, पशु को भरपेट गुणवत्ता युक्त भोजन न मिलना, प्रोटीन युक्त पदार्थों की कमी, शरीर में अधिक आंतरिक परजीवियों का होना, शरीर पर अधिक बाह्य परजीवियों का होना, पाचन क्रिया खराब होना, ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण ये रोग होता है। पशुपालक भाइयों, अभी आपने पशुओं में होने वाली गंभीर बीमारी पाइका के बारे में जाना। अब बात आती है कि इस गंभीर बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं। वो इस प्रकार से हैं। गाय भैंसों में होने वाले पाइका रोग के बचाव के लिए मैं बताना चाहूँगा, इसका सावधानी समाधान है। इस रोग से बचाने के लिए पशुओं को 50 ग्राम प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर, जो भी कंपनी बढ़िया हो उसका उपलब्ध, वो प्रतिदिन देना चाहिए। और मैं किसान भाइयों को विशेष तौर से बताना चाहता हूँ, जो पशुओं को जो बंटा देते हैं उसमें प्रतिदिन 50 ग्राम प्रत्येक जानवर को नमक भी देना चाहिए, जिससे ये पशुओं में बैलेंस न्यूट्रिशन रहेगा तो ये बीमारी नहीं होगी। पशुओं को हर 3 महीने पर डीवर्मिंग कराना चाहिए। और डीवर्मिंग कीड़े की दवा भी एक विशेष तरीके से देना चाहिए। एक तो आती है अपनी एल्बेंडाजोल, और दूसरी भी कई कंपनियां आती है जिनमें तत्व होता है ऑक्सीक्लोजिनेट लीवामिजोल। हमेशा जब भी किसान भाई डीवर्मिंग करवाए तो बदल के करवानी चाहिए।
जिससे क्या है कि ये जो कीड़े हैं ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेते हैं, जिससे ये मरते नहीं। तो एक बार जैसे एल्बेंडाजोल दे दी डीवर्मिंग में, तो नेक्स्ट टाइम में ऑक्सीक्लोजेनाइड और लीवामिसोल दे। तो इस वजह से ये दवाई बहुत ही कारगर होती है। और जो इसकी कमी से जो रोग पैदा होता है पाइका, तो वो पाइका रोग भी उत्पन्न नहीं होगा और पशु के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। इससे मैं किसान भाइयों को सभी को सूचित करता हूं और बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पशुओं में हर 3 महीने पर ये डीवर्मिंग दवा देनी चाहिए। और जो मिनरल मिक्सचर है, जो कि फास्फोरस की कमी से ये रोग होता है, वो भी पूर्ति हो जाएगी, तो ये रोग स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इससे पशु से उत्पादन भी बढ़िया होगा और पशु का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इससे प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ये दोनों ही बेहतरीन होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।